डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनानी दार्शनिक अरस्तु द्वारा दिए गए दास्ता संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। अरस्तु ने दास प्रथा का खुला समर्थन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दास प्रथा का समर्थन किया है। अरस्तु ने राज्य और सामाजिक व्यवस्था के प्रश्न पर विचार करते हुए दास्ता पर भी विचार किया है, क्योंकि उस समय यूनानी जगत में दास प्रथा सामाजिक जीवन का एक आवश्यक अंग थी। खेतीबाड़ी, आर्थिक उत्पादन के कार्य तथा शारीरिक परिश्रम के घरेलू कार्य दासों द्वारा ही किए जाते थे। अरस्तु ने जिन दासों की चर्चा की है वो पारिवारिक नौकर या छोटे छोटे व्यवसायों में कार्य करने वाले श्रमिक लोग हैं। अरस्तु उन दासों की चर्चा नहीं करता जो अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार रहे हैं। अरस्तु ने कहा है कि राज्य परिवारों के योग से बनता है और परिवार एक त्रिकोणात्मक समुदाय है जिसमें दास एवं स्वामी भी हैं। परिवार की व्यवस्था के लिए दो प्रकार की संपत्तियों की आवश्यकता है। एक सजीव, जो कि सजीव श्रेष्ठ है क्योंकि निर्जीव के संचालन के लिए आवश्यक है, यह चल संपत्ति है। निर्जीव अचल संपत्ति है। दोनों ही परिवार के लिए आवश्यक हैं। दास को भी सजीव संपत्ति बताते हुए अरस्तु ने परिवार और स्वामी के लिए आवश्यक बताया है। अरस्तु ने कुछ तर्कों के आधार पर दास प्रथा को औचित्यपूर्ण बताया है। जैसे अरस्तु ने कहा है कि दासता प्राकृतिक है। कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ शासित होने के लिए। एक और बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो कि बुद्धिमत्ता के आधार पर शासन करने और निर्देश देने की योग्यता रखते हैं। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बुद्धिहीन होते हैं और केवल आज्ञा पालन की क्षमता रखते हैं। इसलिए दासता प्रकृति के अनुकूल है। स्वाभाविक रूप से ही यह प्रकृति के अनुकूल है। दूसरा, अरस्तु ने ये कहा है कि स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए ही दास प्रथा न्यायोचित है। समाज का कल्याण इसी बात में है कि विवेक युक्त व्यक्ति अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करें, और गुणों का यह विकास तभी संभव है जब विवेक संपन्न व्यक्तियों के पास पर्याप्त अवकाश हो, और यह अवकाश उन्हें तभी प्राप्त हो सकता है जबकि दास वर्ग उनकी घरेलू आवश्यकताएं पूरा करने के लिए शारीरिक श्रम करें। अरस्तु ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। इससे आगे जाकर अरस्तु ने दासता को नैतिक भी बताया है। उन्होंने कहा है कि दासता नैतिक इस दृष्टि के आधार पर है कि यह स्वयं दासों के जीवन के विकास के लिए भी आवश्यक है। दास विवेक शून्य प्राणी होता है, किंतु वह बुद्धिमत्तायुक्त व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसे विवेक और गुण का आवश्यक अंश प्राप्त हो जाता है। अरस्तु ने इससे आगे बढ़ते हुए कहा है कि
दास प्रथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग है। उस समय दास प्रथा संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी और यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और स्थायित्व का अंग बन गई थी। यूनानी नगर राज्यों में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग होता था और सारी अर्थव्यवस्था इन पर ही टिकी हुई थी। इसलिए अरस्तू ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भी दासों को आवश्यक बताया है। इसके अतिरिक्त अरस्तू ने कहा है कि दास प्रथा समस्त समाज के लिए ही उपयोगी है, समस्त समाज के विकास के लिए उपयोगी है। विवेक के आधार पर भी अरस्तू ने दास प्रथा को उचित बताया है, क्योंकि स्वामी विवेकी होता है और दास में विवेक शून्यता होती है, क्योंकि फिर दास अपने स्वामी के संपर्क में आकर कुछ विवेक और गुण का विकास कर लेता है। युद्ध के आधार पर भी अरस्तू ने दास प्रथा को उचित बताया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध में जो व्यक्ति बंदी बना लिए जाते हैं वे भी दास हैं। इस प्रकार अरस्तू ने दास प्रथा का विभिन्न तर्कों के आधार पर समर्थन किया है। अरस्तू ने दासता के दो प्रकार बताए हैं, प्राकृतिक तथा वैधानिक। प्राकृतिक दासता वह है जिसमें जन्मजात मूढ़, अयोग्य, मूर्ख और जो व्यक्ति शासित होने के लिए बने हैं वे प्राकृतिक दास हैं। वैधानिक दास वे हैं जो युद्ध में दास बना लिए जाते हैं। अरस्तू ने दासता के संबंध में कुछ मानवीय अवस्थाएं प्रतिपादित की हैं जो इस प्रकार हैं। उन्होंने कहा है कि दासता प्राकृतिक है लेकिन वंश परंपरागत नहीं है। स्वामी द्वारा क्रूर और अत्याचारपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। स्वामी द्वारा दास को अच्छा कार्य करने पर स्वतंत्र करने का वचन देना चाहिए। स्वामी को दास की शारीरिक भौतिक सुविधाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। उससे काम करवाते समय उसकी दास की शारीरिक क्षमता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कुछ व्यक्ति जो धीरे धीरे बुद्धिमत्तापूर्ण हो जाते हैं उनको स्वतंत्र होने का अधिकार होना चाहिए। दासों को मरते समय स्वतंत्र कर देना चाहिए। दास को भी स्वतंत्र होने का ध्येय रखना चाहिए। अरस्तू ने दासों के प्रति अपनी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार व्यक्त किया है और कहा है कि स्वामी को दासों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दास प्रथा का प्राकृतिक, नैतिक, विवेक के आधारों पर समर्थन करने के बावजूद आज के समय में हम दास प्रथा के औचित्य को स्वीकार नहीं कर सकते। दास प्रथा अतर्क संगत है। अरस्तू की इस दास प्रथा में जातीय अहंकार स्पष्ट रूप से झलकता है। यह दुराग्रहपूर्ण है। अनेक विचारकों ने इसकी आलोचना की है। यह पूर्वाग्रह युक्त है। अनेक विचारकों ने कहा है यह असंतुलित धारणा है, यह अव्यवहारिक है, अवैज्ञानिक है और अतार्किक है। इतने बड़े राजनीतिक वैज्ञानिक ने इस प्रकार की अतार्किक और अवैज्ञानिक धारणा क्यों दी? यह उनके विचार में यह दास प्रथा उचित नहीं है, क्योंकि दास प्रथा उनके अनुसार दास प्रथा के आधार पर मानव समूह का विभाजन संभव नहीं है।
दास प्रथा इस मान्यता पर आधारित है कि मानव समूह को गुण और योग्यता से युक्त उच्च वर्ग तथा बुद्धिहीन निम्न वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। लेकिन यह विभाजन बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि यह कहना संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति गुण और योग्यता की दृष्टि से बिल्कुल हीन है। इस आधार पर दास प्रथा की आलोचना की जाती है। दास प्रथा के विभाजन का दास प्रथा में दास और स्वामी के विभाजन का कोई सर्वमान्य मापदंड भी नहीं है। ये विभाजन करते समय ये कठिनाई आती है कि किसी विशेष व्यक्ति को स्वामी या दास किस वर्ग में रखा जाए। अरस्तु का यह विचार नितांत अव्यवहारिक प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वस्थ और पुष्ट शरीर दासों को देती है और दुर्बल शरीर किंतु विवेक युक्त मन स्वामी को देती है। ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिससे स्वामी और दास वर्ग को अलग अलग सांचे में रखा जाए। तीसरी जो आलोचना दास प्रथा की जाती है वो यह है कि स्वामी और दास दो वर्गों में समाज को विभाजित करने से अव्यवस्था और उपद्रव उत्पन्न हो सकता है। प्रोफेसर रॉस ने कहा है, अरस्तु में जो स्तुत्य नहीं है वह है उसका मानव जाति को कुल्हाड़ी से दो भागों में काट डालना। अरस्तु की यह दास प्रथा की अवधारणा है, ये अनुदारवादी है, यह उदारवादी नहीं है, समाज को आगे बढ़ाने वाली नहीं है। यह जातीय अहंकार का प्रतीक है। इसमें यूनानी होने का अहंकार झलकता है, क्योंकि यूनान में स्वामी और दास प्रथा प्रचलित थी। इसमें स्वामी होने का अहंकार झलकता है। अरस्तु की यह दास प्रथा स्वतंत्रता और समानता की धारणाओं के भी विरुद्ध है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और समान है, जबकि दास प्रथा में स्वतंत्रता और समानता का उल्लंघन किया गया है। यह दास प्रथा विरोधाभास से भी पूर्ण है। अरस्तु का यह कथन है कि दास शारीरिक दृष्टि से विकसित लेकिन बौद्धिक दृष्टि से विवेक शून्य और ज्ञान शून्य होता है। उसके साथ ही अरस्तु यह भी स्वीकार करते हैं कि दास अपने स्वामी के संपर्क में आने पर अपना पूर्ण विकास कर स्वतंत्र हो सकता है, किंतु यह बात बिल्कुल भी समझ में आने वाली नहीं है कि जो व्यक्ति प्रकृति से ही विवेक शून्य होता है वह इतने सहज रूप में विकास कैसे कर लेता है। इस प्रकार यह दास प्रथा अनुचित है, यह अप्रजातांत्रिक भी है। दास प्रथा लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र तो स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाओं पर टिका हुआ है। यह अतार्किक है, यह अवैज्ञानिक भी है, यह पूर्वाग्रहों से परिपूर्ण है। इबनस्टीन ने कहा है कि अरस्तु की दासता संबंधी स्वीकृति यह सिद्ध करती है कि किस प्रकार एक बुद्धिमान एवं महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं का और उन पक्षपातों का बंदी होता है जो उन संस्थाओं को तर्क द्वारा औचित्यपूर्ण बतलाती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अरस्तु की दास प्रथा है वह अवैज्ञानिक, अतार्किक और अनुदारवादी है। इतना बड़ा राजनीतिक वैज्ञानिक होने के नाते उसे अरस्तु को दास प्रथा का समर्थन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह नैतिक भी नहीं है और यह अप्राकृतिक भी है। अरस्तु ने अपने समय की दास प्रथा, जो कि संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी, उसका समर्थन
कुछ पूर्वाग्रहों के आधार पर किया है, यह आज के समय में बिल्कुल भी उचित नहीं है। धन्यवाद।